अदानी ग्रुप शेयरों में जोरदार गिरावट जारी है। बड़े संस्थागत निवेशक जिनके पास शेयर हैं वो क्या रणनीति बना रहे हैं, इस पर बात करने के लिए हमने आज बुलाया एक खास मेहमान को। हमारे साथ हैं क्वांट म्यूचुअल फंड के फाउंडर और CIO संदीप टंडन। हम बता दें कि क्वांट म्यूचुअल फंड का अदानी ग्रुप में डिसेंट निवेश है। सर, पहले तो ये जानना चाह रहा था कि आपका एग्जैक्ट एक्सपोजर इस समय अक्रॉस स्कीम्स कितना है अदानी ग्रुप में, और आपने इस पूरी फॉल को अब कैसे अप्रोच किया है? देखिए अनुज जी, हम लोग जनरली स्टॉक स्पेसिफिक पे कमेंट नहीं करते हैं, आपको पता है, फ्रॉम अ कंप्लायंस पर्सपेक्टिव। बट इतना भी आपको समझ में आना चाहिए कि हम लोग बहुत डायनेमिकली अपना पैसा मैनेज करते हैं। ओके, कोई अटैचमेंट पर्सपेक्टिव डेटा चेंज होता है, हम लोग भी अपना व्यू चेंज करते हैं, हम अपना पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते हैं। ओके, सो हम लोगों को जो राइट टाइम पे स्टेप लेने होते हैं वो हमने स्टेप लिए हैं। ओके, तो वो कंक्लूड आप नहीं कर सकते कि ये व्हाट स्टेप वी हैव टेकन, बट आप हमारी एनएवी से आप बहुत कुछ कंक्लूड कर सकते हैं कि हमने क्या स्टेप्स लिए। ओके, तो उसके ऊपर हम इतना फोकस नहीं करेंगे, जनरली हम स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं करते। बट एक चीज ये कि इस तरह की अपॉर्चुनिटी भी आपको बाजार देता है। इस तरह के कोई ना कोई इवेंट हमने 30 साल के करियर में बहुत सारे ऐसे एपिसोड देखे हैं। ओके, बड़ी बड़ी ग्रुप्स के थ्रू देखे, इंक्लूडिंग ICICI बैंक में भी हमने 2008 में देखा था क्या अनफोल्ड हुआ। तो ऐसे बहुत से इवेंट मैंने लास्ट कई सालों में देखे हैं। हमको उस चीजों को, अपना रिस्क कैसे मैनेज करना है वो हमको आना चाहिए। अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए स्टॉक के साथ में कि ये लॉन्ग टर्म वाला स्टॉक है, ये तो हमारा कोर होल्डिंग का स्टॉक है। हमारा ऐसी कोई फिलोसफी नहीं है। ओके, हमारा लिक्विडिटी का डेटा चेंज होता है, रिस्क एपेटाइट का डेटा चेंज होता है, हम अपना अप्रोप्रिएट स्टेप लेते हैं, और हमने इस बैकग्राउंड में भी अप्रोप्रिएट स्टेप्स ऑलरेडी लिए हुए हैं। ये तो बहुत बड़ी आप हमको एक तरीके से एक हिंट दे रहे हैं, और मैं एक्चुअली अप्रिशिएट करता हूं कि बहुत फंड मैनेजर्स तो बिल्कुल कोई स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं करते, लेकिन आप एटलीस्ट अपनी होल्डिंग्स के बारे में फिर भी थोड़ी बात तो करते हैं टंडन जी। और एक्चुअली इसमें सिचुएशन क्या है? हाँ, मेरा देखिए पर्सपेक्टिव बताता है कि लाइक लोगों को घबराहट बहुत है। ओके, जो आपके रिटेल, हमारे भी रिटेल इन्वेस्टर हैं, और इस समय बाजार में घबराहट का माहौल है। अगर हम उस माहौल में भी हम भी उसी तरह की बात करें तो हम वो घबराहट को बढ़ावा देंगे। ठीक है, इससे अच्छा है कि हम बेटर क्लैरिटी दे लोगों को कि हमारा थिंकिंग कैसा है, हमारा मनी मैनेजमेंट स्टाइल। आपको अनुज जी पता है कि हम लोग बहुत डायनेमिकली मैनेज करते हैं पैसा। ओके, हम लोग डेटा ड्रिवन हाउस हैं। जैसे कोई भी, जैसे अगर आपको मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूं, मार्च 2020 में जब इवेंट अनफोल्ड हुआ था कोविड का, ओके, तो क्या कोई फंडामेंटल डेटा चेंज हुआ था? नहीं हुआ था। ओके, और क्या चेंज हुआ था? रिस्क एपेटाइट लाइफ टाइम लो पे आ गई थी, जो हम 50 साल का डेटा देखते हैं, और लिक्विडिटी लाइफ टाइम हाई थी। तो एक ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी थी, हम लोग लीथल कॉम्बिनेशन बुल रन के लिए बोलते हैं, हमने उसको कैपिटलाइज किया। ठीक है, अगर हम उसी तरह से, मैं आपको 2-3 एग्जांपल से इस चीज को समझाऊंगा। सितंबर 2021 आया, क्या चेंज हुआ मार्केट में? मार्केट में यूफोरिया था अक्रॉस द वर्ल्ड। ओके, हमने अपने डेटा में क्या देखा? मनी फ्लो टुवर्ड्स ग्लोबल इक्विटी लाइफ टाइम हाई, risk appetite shrinking, liquidity started declining, and we saw euphoria in growth stock and new age companies, okay, and technology company। हमने स्टेप लिया, वैल्यू में शिफ्ट करते हैं, सेक्टर रोटेट किया, डायनेमिकली रीबैलेंस किया, और हमने एक बड़ा कॉल भी दिया था उस समय। जब भी हम लोग आर्टिकल लिखते हैं तो वी ट्राई टू राइट ऑन व्हाट बेसिस वी आर टॉकिंग अबाउट। ओके, अगर हम इसको भी करंट एनवायरनमेंट में देखें तो हमने भी कल एक नोट रिलीज किया था प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स का, आपको भी भेजा था। ओके, हमने उसमें क्या शोकेस किया? हमने अपना 2023 का आउटलुक शोकेस किया कि वर्ल्ड कैसा लगता है। जैसे मैं आपको लास्ट 2 महीने से मैं हर चैनल पे बात करता हूँ कि इंडिया पोटेंशियल है कि अंडर परफॉर्म करेगा, इतनी बड़ी आउट परफॉर्मेंस आई है। चाइना का बड़ा आउट परफॉर्मेंस दिखता है, यूएस भी अच्छा लगता है। मैंने यूएस और टेक्नोलॉजी स्टॉक पे भी बात करी थी कि 15 से 20% की रैली दिखती है अक्टूबर फर्स्ट वीक या सेकंड वीक से, मैं इसको काफी पुश करता था, वो प्ले आउट भी हुआ। अब देखिए, चाइना बॉटम आउट हुआ, एक्सट्रीम पे पहुंच गया चाइना, हमने उसको मेटल्स के थ्रू प्ले किया। अगर हम इंडिया की बात करें ये बैकग्राउंड में, ठीक है, एक बड़ा इवेंट हुआ। ओके, एक लार्ज कॉर्पोरेट पे इंपैक्ट आया, फेयर पॉइंट है। अभी डेटा और नैरेटिव में बहुत अंतर हो सकता है, नैरेटिव कुछ और होगा, डेटा कुछ और होगा। अभी तो मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, नैरेटिव पे रिएक्ट करता मैं है। समझ गया आपकी हम लोग बात कैसे संदीप रिएक्ट जी। करते हैं? मैं आपकी हाँ, आपकी बात समझ गया सर। मैं एक्चुअली मैं पता किस लिए कह रहा हूँ। जैसे मैं आपका देख रहा था क्वांट एक्टिव फंड, और आपके सारे फंड्स ने ज़बरदस्त आउट परफॉर्म किया मार्केट को, और उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये रहा है कि जैसे आपने खुद कहा है कि आप वो ट्रेडिशनल बाय और होल्ड नहीं है, आप सिचुएशन चेंज होती है, आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स चेंज करते हैं। जैसे क्वांट एक्टिव फंड में जो 3,400 करोड़ का AUM था, उसमें आपका 5% अंबुजा में एक्सपोजर था, 3.6% अदानी पोर्ट्स में एक्सपोजर था। क्वांट टैक्स प्लान 2,500 करोड़
करोड़ के एयूएम में, ये मैं 31 जनवरी का डेटा बता रहा हूँ, 5.4% अंबुजा सीमेंट था और 4.3% अदानी पोर्ट्स था। ये आपने कुछ बेचे होंगे पिछले एक हफ्ते में, ये मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा था एक्चुअली। नहीं देखिए, उसमें मैं कमेंट नहीं करना चाहेंगे। आपको अगर कंक्लूड करना है तो आप हमारी एनएवी से कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पोर्टफोलियो मंथली देने ही अलाउड है, तो बीच में हम उस पर कमेंट नहीं देते हैं। हाँ। ओके, आपको मैं इंडिकेट कर सकता हूं कि आपको कैसे रिवर्स एनालिसिस करके कंक्लूड करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं करते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला, हम लोग तो डायनेमिक रीबैलेंस करते हैं, कोई स्टॉक और सेक्टर से हमारा अटैचमेंट होता ही नहीं है। ओके, अभी जैसे मैं आपको बता रहा था कि क्या चेंज हुआ और हमने क्या क्या स्टेप्स लिए। जनवरी एंड आते आते हमने क्या देखा कि इंडिया का रिस्क एपेटाइट डिक्लाइन हुआ, थोड़ा खराब हुआ है। इंडिया की ग्लोबली इंप्रूव हुई, रिलेटिव बेसिस पे इंडिया की श्रिंक हुई। तो हमें मंथ एंड में हमारा डेटा आया, हमने अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस करा। ओके, और हम एक स्टॉक और एक सेक्टर से तो कभी रिश्ता रखते ही नहीं है, हम लोग तो मैक्रो लोग हैं। अगर इंडिया का ही रिस्क प्रोफाइलिंग चेंज हो गया तो हम अपना स्टेप लेंगे, और हमने अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस किया। अगर हमारा मंथली अपने जो प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स का मैंने नोट भेजा है पूरा बिहेवियर फाइनेंस के ऊपर, उसमें मैंने बहुत क्लैरिटी के साथ हमने लिखा है कि अब क्या इंडिया में चेंज हुआ, और उस बेसिस पे हमने पोर्टफोलियो रीबैलेंस किया। और उसको आप एनएवी से लिंक करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। पिछले एक हफ्ते में सिर्फ संदीप जी, तो आपकी एनएवीज में फिर क्या डैमेज आया है? वो फिर डेटा, वही डेटा बता दीजिए अगर आप डायरेक्टली नहीं बताना चाहे तो। देखिए, वो तो देखिए पब्लिक डोमेन में है एनएवी। आपको ये समझना है कि देखिए सर, क्या होता है कि एक कोई लार्ज ग्रुप है, इंडेक्स वेटेड स्टॉक्स है, कोई फंडामेंटली अच्छी चीज लगती है, आप चाहे अंबुजा की बात करें या उनके ग्रुप कंपनीज में कुछ 2-3 ही कंपनीज ऐसी हैं जहां पे रियल एसेट्स हैं, रियल कैश फ्लो है, तो हमने भी इन्वेस्ट किया था, पूरी इंडस्ट्री ने भी इन्वेस्ट किया। ठीक है, हमारा वेटेज थोड़ा ज्यादा था। ओके, और हमने इस ग्रुप में अच्छा पैसा बनाया है। ओके, तो वो हमको समझना चाहिए कि हमने बहुत अर्ली स्टेज पे पार्टिसिपेट किया था। जब हम लोगों ने अंबुजा शेयर खरीदा था तो अदानी ग्रुप की कंपनी भी नहीं थी, ये 282 रुपीज के आसपास दिया था, तो हम लोग तो डीप इन द मनी रहे स्टॉक में, हमने ऊपर बेचा भी है। अगर आप पूरा पूरा पोर्टफोलियो उठा के देखेंगे जनवरी का, दिसंबर का, तो आपको आंसर मिलेगा, हमने काफी बड़ी क्वांटिटी बेची भी थी। ओके, एंटरप्राइज हमने अक्टूबर में ही बेच दिया था, अगर हमारा पोर्टफोलियो देखेंगे तो पूरा पब्लिक डोमेन में है ये सब डेटा। ओके, आपको अनुज क्या हम लोग को, इन्वेस्टर को इस फॉर्म में क्या समझने का है कि भाई इस तरह की अपॉर्चुनिटी, अगर इस तरह का कोई इवेंट अनफोल्ड होता है, ये इवेंट रिस्क है। ओके, हम लोग अपने से क्वांटिटेटिव टर्म में हम लोग बात करते हैं कि क्वांट में हम लोग एक नोन रिस्क इंडेक्स होता है और अननोन रिस्क इंडेक्स होता है। तो नोन रिस्क इंडेक्स को हम रिवर्स कैलकुलेट करके पर्सपेक्टिव बिल्ड कर सकते हैं। अननोन रिस्क होता है जो इवेंट ड्रिवन रिस्क होता है, उसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते। ओके, और कोई भी क्वांटिफाई नहीं कर पाता है। तो इवेंट रिस्क आता है तो आपको इवेंट हो गया लेट्स से, अब इंपॉर्टेंट क्या है कि इवेंट होने के बाद आप अपना पोर्टफोलियो कैसे रीबैलेंस करते हैं, तो वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए। उस समय इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता है। हमने स्टेप लिए, जो डेटा चेंज हुआ, हमने को दिखा कि लिक्विडिटी का डेटा चेंज हो रहा है, रिस्क एपेटाइट कोलैप्स हुई, तो वी हैव टेकन अप्रोप्रिएट स्टेप, दैट्स द वे वी डील विद इट। और हमारा भी कोई जैसे सितंबर 2021 में इसी तरह का माहौल था, उल्टा। अगर आप यहाँ पे पैनिक है, कैपिचुलेशन है, तो सितंबर 2021 में टेक्नोलॉजी को लेके, सेक्टर को लेके यूफोरिया था, हमको दिखा यूफोरिया, हमने रिवर्स कॉल लिया, हमने एक्सपोजर प्रून डाउन किया वहां पे भी। और यहाँ पे रिस्क प्रोफाइल चेंज हुआ तो यहाँ पे भी हमने एक्सपोजर प्रून डाउन किया। तो हमारा डेटा ड्रिवन लोग हैं, हमारा कोई अटैचमेंट नहीं है किसी स्टॉक से, कोई सेक्टर से, कोई ग्रुप से। डेटा चेंज होता है, हम अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस करते हैं, यही ब्यूटी है डायनेमिक स्टाइल ऑफ मनी मैनेजमेंट। मैथमेटिकली हर चीज को डी कोड करते हैं और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को मैनेज करते हैं। संदीप जी बिल्कुल। और देखिए मतलब और आप इतने सक्सेसफुल, पहले आप एक सक्सेसफुल जर्नलिस्ट थे, उसके बाद आपने एक ट्रांजिशन किया है सक्सेसफुल मनी मैनेजर, तो मैं उस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहा हूँ। तो आप क्या इस ग्रुप में अब री एंट्री की अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको, या फिर अभी थोड़ा अभी सा? तो नहीं लगता। देखिए देखिए क्या होता है कि एक इतना बड़ा इवेंट फुल होने के, अब आप बोलो कि 4 दिन में सब कुछ क्लैरिटी आ गई, आंसर इज बिग नो। ओके। अब इसमें फंडामेंटल जो जो मैं आपको पॉइंट बताया कि हमने कहाँ स्टेप्स लेते हैं, कि हम इंडस्ट्री प्योरली वैल्यूएशन एनालिटिक्स पे काम करती है, जिसको लोग फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं। ओके, बट हमारा तो अलग थॉट प्रोसेस, लाइफ में सब कुछ फंडामेंटल है। ओके, तो हम जो मैक्रो डेटा देखते हैं वो भी फंडामेंटल है, हम इकोनॉमिक डेटा देखते हैं वो भी फंडामेंटल है। ओके, हम रिस्क एपेटाइट की बात करते हैं वो भी फंडामेंटल है। ओके, भाई किसी को नहीं समझ में आता है तो लोग बोलते हैं वो कुछ और है, लेकिन है तो लाइफ में सब डेटा है ना। तो अगर अगर जैसे एग्जांपल मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे मैंने आपको बोला, दिसंबर जनवरी एंड आते आते रिस्क एपेटाइट और लिक्विडिटी का इंडिया का, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टॉक और सेक्टर का, वही चेंज हुआ, वो डीग्रो हुआ और डिक्लाइन हुआ। तो हमने स्टेप लिए, फंडामेंटल जो डैमेज होगा वो आप लैग के साथ गैर कर पाओगे। जैसे मार्च 2020 में जब कोविड अनफोल्ड हुआ तो सबने बोला फंडामेंटल क्या चेंज हुआ।
ओके। नो चेंज तो बहुत कुछ हुआ था, उसका जजमेंट आपको आते आते 6 क्वार्टर और 8 क्वार्टर निकल गए, तब आपको समझ में आया कहाँ स्लो डाउन हुआ, कहाँ इंपैक्ट आया। ओके। तो उस समय तो आपका कोई भी नंबर्स पे अगर हम बात करें कि बैलेंस शीट पे, रेवेन्यू पे इमीडिएटली कोई इंपैक्ट नहीं आता है। बट अगर लिक्विडिटी डेंट होती है तो ये आपकी रोल ओवर कॉस्ट बढ़ते हैं, आपका डेट का जो रोल ओवर कॉस्ट आएगा, वो सब मार्केट कंडीशन से भी बहुत कुछ होता है। आपका किस तरह का आपका स्टॉक्स में लिक्विडिटी है, तो हम लिक्विडिटी एनालिटिक्स में भी बहुत चीजें क्वांटिफाई करते हैं। ओके। जो इंडेक्स का अगर कोई कॉन्सिक्यूटिव इंडेक्स से अगर जैसे भी बात आ रही है, इंडेक्स से बाहर हो जाएगा तो उसका वेट, उसका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। इंडेक्स में आने से एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट होता है, लोगों को लिक्विडिटी जनरेट होती है, कहीं लिक्विडिटी ड्राई हो जाती है, तो उसका फर्क। तो हम अपने डेटा में जो हम लोग मनी मैनेजमेंट करते हैं, अगर हम जैसे हमको लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था वीएलआरटी में, वी तो वैल्यूएशन एनालिटिक्स है जो प्राइस के साथ लिंक्ड है, उसको आपको इमीडिएटली आंसर मिल जाएगा कि, लेकिन हार्ड कोड बैलेंस शीट के नंबर या पीएनएल के नंबर में इंपैक्ट आने में टाइम लगता है। बट जो रिस्क एपेटाइट का नंबर है, जो प्राइस से लिंक नहीं है, वो मैक्रो लिंक्ड है। ओके। और लिक्विडिटी जो डेटा है वो चेंज हो जाता है, तो हम लोग प्रीएम्प्ट नहीं करते, हम डेटा चेंज होता है तो हम कॉल लेते हैं, हम प्रीएम्प्ट नहीं करते हैं। लेकिन जब डेटा चेंज हुआ तो हमने स्टेप्स लिए, इस केस में भी स्टेप्स लिए और फ्यूचर में भी स्टेप्स लेंगे। दैट्स द वे वी ऑपरेट। नहीं, अच्छा, तो बहुत एक्चुअली आपने हिंट तो दे दिया है कि काफ़ी आपने अपना एक्सपोजर प्रूव किया होगा। अब मैं इसमें एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप मुझे पता है कि आप स्टॉक स्पेसिफिक नहीं बात करोगे, लेकिन क्वांट इंफ्रा फंड है जैसे, उसमें हजार ऑलमोस्ट 800 करोड़ के एयूएम में आपका ऑलमोस्ट 12% अदानी ग्रुप का था, अंबुजा 6% और 6% पोर्ट। अगर आपने ये बेचा होगा तो फिर क्या अभी कैश में रखा है, क्योंकि इतनी जल्दी आपको उस लेवल के शेयर मिले नहीं होंगे वापस री इन्वेस्ट करने के लिए? बहुत फास्ट मूव करते हैं, आपके इमेजिनेशन से जल्दी मूव कर जाते हैं। ओके। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग डिप्लॉयड है फुली। अच्छा, तो पूरा मतलब वो जो पैसा है आपने यहाँ से निकाल के कहीं और ऑलरेडी लगा दिया है? तो हम लोग को देखिए, जैसे आप देखिए, अगर आप अभी यही कन्वर्सेशन को हम थोड़ा पॉजिटिव करते हैं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल पूरी बिल्कुल। इंडस्ट्री इस समय घबराई हुई है, अगर हम लोग भी वही बात करें, नेगेटिविटी की बात करें कि ये प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम तो लाइफ में बहुत है। ओके। अगर हम प्रॉब्लम्स में अपॉर्चुनिटी कैसे देखते हैं, वो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। ठीक है, इवेंट प्ले आउट हुआ, हमने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से जो स्टेप्स लेने थे हमने वो स्टेप्स लिए। अब हम इसको अपॉर्चुनिटी कैसे देखते हैं कि इसके कारण कोलेटरल डैमेज कहाँ हुआ, परसेप्शन वाइज जिसको मैंने बोला नैरेटिव क्या हुआ, बैंकिंग खराब हो गया। ओके। लोगों को लगा कि इनका भी बॉन्ड में बहुत बड़ा एक्सपोजर है, बैंकिंग का इतना है, जबकि वो पूरा कोलेटरल बेस्ड है, बैक्ड है, हमको उसमें घबराहट नहीं लगती। वहां पे मैसिव करेक्शन हुआ। तो अगर हम इसको नंबर्स में कन्वर्ट करें अनुज, कि क्वांट अगर हम कैपिचुलेशन इंडेक्स या क्वांट फियर इंडेक्स देखें बैंकिंग सेक्टर का, तो वो स्पाइक कर गया है। ओके। वो दिसंबर में जैसे एक फॉल आया था तो वहां स्पाइक किया था, उसी लेवल के आसपास आ गया। ओके। तो जब भी कैपिचुलेटिव मूव हमको दिखता है और हमारा क्वांट फियर इंडेक्स बैंकिंग के लिए स्पाइक किया, तो हमने जैसे आपने ये, मैंने इसको किस तरह से अपॉर्चुनिटी प्ले किया, हमने इस अपॉर्चुनिटी को प्ले किया प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में पार्टिसिपेट करके। ओके। हमारे पास पब्लिक सेक्टर बैंक्स ऑलरेडी है, बैंकिंग सेक्टर में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी हमको, एक कैपिचुलेटिव मूव दिखा। तो आपने बोला कहाँ डिप्लॉय कर दिया, तो आपको समझ में आता है कि हम एक सेक्टर को आइडेंटिफाई किया, वहां पे कैपिचुलेशन दिखा, हमने पार्टिसिपेट किया। तो उस अपॉर्चुनिटी को अगर कहीं कोई चीज आपने लिक्विडेट करी है, तो साइमल्टेनियसली अगर कहीं कैपिचुलेटिव मूव हुआ तो उसको हमने कैपिटलाइज भी किया, उसको हमने पार्टिसिपेट भी किया। हमारा प्राइवेट सेक्टर में एक्सपोजर कम था, हमने बिल्ड कर दिया एक्सपोजर और कर दिया एक्सपोजर। दैट्स द वे डेटा के हिसाब से हम लोग चेंज हो जाते हैं। तो कोई इमोशनली नहीं लेना है कोई चीज। आपने बहुत लोगों को दिक्कत कहाँ होती है कि हाँ, इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है स्टॉक या सेक्टर से, वो हम लोग इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखते। हम लोग पूरा मनी मैनेज जो करते हैं उसको रिस्क मैनेजमेंट के एंगल से देखते हैं कि भाई सब कुछ रिस्क है, अगर रिस्क प्रॉपर मैनेज किया तो रिटर्न्स तो बाई प्रोडक्ट है। तो हम लोग तो बहुत प्राउडली बोलते हैं वी आर इन द बिजनेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एंड रिटर्न्स आर बाई प्रोडक्ट। तो आप फर्स्ट साइन ऑफ ट्रबल पे बाहर हो गए थे इन स्टॉक से, ये कहना ठीक होगा अभी संदीप स्टॉक जी? अनुज जी, अभी आपको बोला कि आप स्टॉक उस पे जा रहे हैं और हम उस पर बात ज्यादा नहीं कर सकते हैं। ओके। नहीं, मैं सिर्फ एक क्योंकि एक न्यूज़ पॉइंट चाहिए होता है ना मुझे, उसके लिए मैं आपकी बात सर वो समझ रहा आप हूँ। अपना अपना एनालिसिस करिए, हमारी एनएवी देख के, नंबर देख के। हाँ हाँ तो वो आप अपना एनालिसिस करिए, बॉडी लैंग्वेज देखिए, वो हाँ। आपको आंसर सब मिलेंगे। नहीं, क्योंकि क्वांटिटी काफ़ी थी, जैसे वो 17,961 करोड़ के टोटल एयूएम में मैं करीब करीब 6% के करीब शायद अदानी का एक्सपोजर था। तो उसको मैं सिर्फ दो स्टॉक से जोड़ रहा हूँ उसमें, तो करीब करीब दो ही स्टॉक्स थे, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, हमने अदानी एंटरप्राइज ऊपर वर्चुअली टॉप पे बेचा था, बड़ी क्वांटिटी थी हमारे पास, हमने अच्छा पैसा मूव किया। अंबुजा तो हमारा बहुत लो कॉस्टिंग पे हमने ऊपर भी बेचा है, तो आज भी अंबुजा भी अगर हमने बुक भी किया है तो प्रॉफिट में बुक किया है, लॉस में बुक नहीं किया है। ओके। तो वो एक समझना चाहिए कि
इसलिए बोला कि आप लोग एनालिसिस करिए, नंबर्स तो पब्लिक डोमेन में है, जो चीज हमको बात करना अलाउड नहीं है, आप उस पे ज्यादा बोलेंगे तो बोलना बात करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, मैं समझ गया। अच्छा, तो अब कितना एक्सपोजर बचा है आपका, इतना तो बता सकते हैं, अभी कुछ बचा नहीं, है? वो सर, वो देखिए, आप अनुज जी, अपन मार्केट का बात करते हैं, अब स्पेसिफिक क्यों जाते हैं, क्योंकि जो चीज हमें अलाउड नहीं है उस पे बात नहीं करना हम नहीं नहीं। कर सकते। फिर भी मैं आपको बात किया क्योंकि एक एक एनवायरनमेंट खराब है, जैसे बिल्कुल एसबीआई बिल्कुल, ने हाँ हाँ। एक स्टेटमेंट दिया। हम लोग को ऐसा कोई स्टेटमेंट जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग का तो रिश्ता ही नहीं है किसी सेक्टर और स्टॉक से। हम हम्म लोग तो प्योर नंबर्स वाले लोग हैं, नंबर चेंज होते हैं हम्म हमारा पोर्टफोलियो चेंज हो जाता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं ना, डायनेमिकली रीबैलेंस कर लेते हैं अपने पोर्टफोलियो को। हम्म। तो इमोशनल तो अटैचमेंट रखने का ही नहीं है इस बिजनेस में, वो इंपॉर्टेंट चीज है। नहीं, मैं एक्चुअली अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि आपने जैसे बोला, और क्योंकि मार्केट का माहौल ऐसा है, और आपने मतलब कोई और फंड मैनेजर तो शायद हमारा फ़ोन भी नहीं लेता, लेकिन एटलीस्ट आप आए ऑन एयर और आपने इतनी बात बोली, इसके लिए भी मैं नहीं, आपको। फोन तो सर लेना चाहिए। क्या होता है कि अगर लोग हमसे कम्युनिकेट करेंगे और हम उनको बताएंगे नहीं, हम उनको और डराएंगे, लेकिन बात करने का भी जो भी हमारी लिमिटेशंस है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में, हम उतना आपको बता सकते हैं। ओके, ठीक है। जैसे मैं आपको बोला, हमको स्टॉक स्पेसिफिक बात करना कंप्लायंस की तरफ से अलाउड नहीं होता है। फिर भी एक करंट एनवायरनमेंट में मैंने आपको एक समझाने की कोशिश करी कि बिल्कुल। भाई देखिए, इस तरह के, देखिए, ये तो इवेंट पहली बार नहीं, मैंने आपको बोला 30 साल के मेरे करियर में तो मैंने बहुत बार देखा है। मतलब आप मैंने आईसीआईसीआई बैंक जैसे ग्रुप में भी देखा है। ओके, हम्म 2008 में क्या हुआ था सीडी मार्केट में, और ये पहली बार तो इंडिया में कुछ हुआ नहीं है। ओके, हम्म और ग्लोबली भी पहली बार कुछ नहीं हुआ है। तो इस तरह की चीजें देखिए, ये इवेंट रिस्क हैं, अनफोल्ड हो सकते हैं। हमको ये देखना है क्या इस इवेंट रिस्क को हमने अच्छे से मैनेज किया, पहला पॉइंट। तो हम्म, ये हमने अच्छे से उसको मैनेज किया या अनइमोशनली मैनेज किया, ठीक है। या इस इवेंट रिस्क को के सामने जो अपॉर्चुनिटी आई, जैसे मैंने आपको बोला बैंकिंग सेक्टर में क्लासिक कैपिचुलेशन हुआ, जो निफ्टी में अभी हम्म तक नहीं हुआ और सेक्टर में नहीं हुआ, लेकिन बैंकिंग में एक साइड इफेक्ट जिसको बोलते हैं, जिसको कोलेटरल डैमेज, उसके कारण परसेप्शन वाइज मैं अभी भी बोलता हूँ आपको, नंबर्स में कोई इंपैक्ट नहीं। हम लोगों ने पूरी मैथ्स करके देख ली है, इस ग्रुप की कितनी एबिलिटी है, बैंक्स में क्या आएगा, हम लोगों को जितना समझ में आया और जितना हमारा एनालिसिस और जितना बेस्ट ऑफ द एनालिस्ट से हमने बात करके समझ में आया, हमको समझ में आया इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। तो हमने उस अपॉर्चुनिटी को, जैसे मैंने बोला, कॉन्ट कैपिटुलेशन और कॉन्ट फियर इंडेक्स बैंकिंग सेक्टर में स्पाइक किया, तो हमने उस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज किया। ओके, तो कहीं अगर हमने पैसा बुक किया है तो हम उसको कहीं अपॉर्चुनिटी में डिप्लॉय भी कर। चलिए संदीप जी, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इस बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार एप्पल की। दरअसल एप्पल, जो कि हर घर में जाना हुआ नाम है, उससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके सामने रखते हैं। एप्पल, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार है, एक समय पर यानी करीब करीब 26 साल पहले एप्पल बैंकरप्सी की कगार पर पहुंच गई थी, जहां पर। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं अदानी ग्रुप के शेयरों पर, और उसमें एक बड़े इन्वेस्टर संदीप टंडन, क्वांट म्यूचुअल फंड के सीईओ। ये जो बैंकों में पैनिक था, ये अनड्यू था आपके हिसाब से? बहुत गलत था जो बैंकों में एक सिस्टमिक रिस्क को बिल्कुल, लेकर। तो मैंने आपको बोला, मैंने आपको शुरू में, अगर आप मेरा नोट पढ़ेंगे तो मैंने उसमें वही बताया कि भाई रियलिटी क्या है, हार्ड फैक्ट्स क्या है और नैरेटिव क्या है। ओके, अगर आप उस नोट, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स का मेरा नोट पढ़ेंगे, हमने उस बाजार को, करंट एनवायरनमेंट को बहुत ह्यूमन साइक और बिहेवियर एनालिसिस से डीकोड किया है कि क्या हो रहा है मार्केट में और रियलिटी क्या है, और उस तरह से हमको अपॉर्चुनिटी भी क्या मिलती है। ओके, तो देखिए, हर हर क्राइसिस में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी भी आती है। एक होता है आप क्राइसिस में बॉटम में आप कैपिचुलेट हो जाओ, सरेंडर कर दो, गिव अप मार के डिप्रेस होके बैठ जाओ। ओके, दूसरा होता है कि आप रिस्क को मैनेज करो, अप्रोप्रिएट स्टेप्स लो, इमोशनली अटैच नहीं होने का है, एंड राइट स्टेप लो। कहीं और बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी तो हमने स्विच किया, बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखा उसको कैपिटलाइज किया। तो उस तरह से अगर देखिए, पूरा मैं हमेशा आपको, मेरी बॉडी लैंग्वेज से आपको समझ में आता है कि मैं किस तरह से आपसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भैया ये देखिए, आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी आई थी। ओके, उस अपॉर्चुनिटी को आपने कैपिटलाइज नहीं किया तो फिर हम रिग्रेट करेंगे। और हम तो अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं, डेटा देखते हैं, कहीं अपॉर्चुनिटी देखते हैं, उसको छूटना नहीं चाहिए, वो हमारा माइंडसेट है। इसलिए हम लोग नंबर सेंट्रिक लोग हैं। क्वांट का पूरा मतलब ही यही कि क्वांट मींस वी क्वांटिफाई एवरीथिंग। अगर इमोशनली अटैच होके डिसीजन नहीं लेंगे तो रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होगा। ओके, तो आपके हिसाब से मार्केट में अब जो एक इसकी वजह से एक शुरू में 2-3 दिन पैनिक फैला था, अब वो हो चुका है खत्म? अब मार्केट और अदानी ग्रुप अलग अलग चाल चल सकते हैं बेसिकली? बिल्कुल, क्योंकि एक इवेंट होता है तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है। ओके,
आप सबके पास लिवरेज पोजीशंस होती है मार्केट में जो ट्रेड करते हैं, हर एक का एक पर्सपेक्टिव होता है, वो पूरा एक डिस्टर्ब होता है। जैसे मैंने आपको बोला कि ओवरऑल इंडियन मार्केट का रिस्क एपेटाइट और लिक्विडिटी ओवरऑल ही डिक्लाइन हो गया। ओके, अगर उसमें डेटा चेंज हुआ और मंथ एंड में वो डेटा आता है तो हमने मंथ एंड में पोर्टफोलियो को रीबैलेंस किया। ओके, तो हम लोगों को कोई हेजिटेशन होता ही नहीं है, लेकिन हम लोग कोई चीज को प्रीएम्प्ट नहीं करते हैं। ओके, अरे ये लगता है तो कर देना चाहिए वो, क्योंकि पोस्टमार्टम एनालिसिस अनुज बहुत करना आसान होता है। सब लोग बोलते हैं अरे ये तो पहले ही भेज देना चाहिए था, अरे ये तो कर देना चाहिए था, लेकिन कितने लोग कर पाते हैं? इसलिए हम लोग वो इमोशनल में जाते ही नहीं है। उसको हमने एक प्रोसेस बनाया है, डेटा बनाया है, हम लोग का डेटा देखते हैं, अपने मॉडल्स बिल्ड किए हैं, रिस्क एपेटाइट का, लिक्विडिटी का, वैल्यूएशन एनालिटिक्स का, वॉलेटिलिटी का, परसेप्शन का, वो सब हम लोग कैप्चर करते हैं। और कहीं ना कहीं डेटा चेंज होता है और हम उसके बाद भी चेंज नहीं करें, देन अपना इमोशनल अटैचमेंट आता है। तो वो हमारा मॉडल ही नहीं है, हमारा तो सिस्टम ही नहीं है उसमें। तो संदीप जी, ये कहना कि क्या मिथ होगा कि जो क्वांट की इतनी बड़ी आउट परफॉर्मेंस थी वो सिर्फ अदानी की वजह से थी, बाकी भी फैक्टर्स थे और वो आगे भी जारी रहेगा? ये अगेन अनुज, मैंने आपको क्या बोला, एक नैरेटिव है। अगर आप लोग भी एनालिसिस करने वाले लोग इस नैरेटिव को बात करेंगे, क्या एक स्टॉक से जिसका एक्सपोजर 6% का वेटेज है वो पूरा इंडस्ट्री, वो हमारी पूरी परफॉर्मेंस को आउट परफॉर्म कर देगा? नहीं कर पाएगा। हाँ, नहीं, हाँ। तो अभी हमारे सबसे बड़ा, अगर कोई लोग देखते नहीं है और लोग देखते हैं तो बात नहीं करते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। सितंबर 2021 में हमने जब टेक्नोलॉजी बेचा तो हमने क्या खरीदा? बैंक्स खरीदे, जहां बड़ा आउट परफॉर्मेंस आया, 50 से 200% का रिटर्न आया स्टॉक्स में। हमने आईटीसी खरीदा टेक्नोलॉजी बेच के, आज हमारे पास 8 से 9% का रिटर्न आया। कितना रिटर्न दिया? 70 to 80% का रिटर्न आया। ओके, तो वो परफॉर्मेंस भी देखिए ना। तो क्या होता है जब आउट परफॉर्मेंस आता है, एक सेक्टर, एक ग्रुप या एक स्टॉक का रोल बहुत लिमिटेड होता है। ये कॉम्बिनेशन होता है जो आपको अल्फा जनरेट करते हैं, वो मल्टीपल फैक्टर से आता है या मल्टीपल डेटा पॉइंट से आता है या मल्टीपल स्टॉक से आता है। एक स्टॉक से उतना बड़ा आउट परफॉर्मेंस कभी भी नहीं आता है। संदीप जी, शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इतनी फ्रैंक जो आपने बात की, और वो थोड़ा सा मार्केट का जो डर था वो भी आपने आज कम किया। मैं आपको इसलिए आपका चीज में मैं थोड़ा बिजी था सुबह। हम लोग, आपको क्या है, बस हम लोग का एक फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, अगर मैं भी आके उसके अंदर, लोग इतने घबराए हुए हैं और भी हम फियर ऐड करें, अरे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आपको पता नहीं इसमें क्या क्या डैमेज हो सकता है। यहाँ लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट इतना ज्यादा है बाजार के अंदर, लोग अपना नैरेटिव चलाते हैं। ओके, लोग शॉर्ट करके आते हैं और लोग ज्ञान देते हैं, अरे ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अगर हम लोग और आप जैसे लोग जो मीडिया में बैठे हैं, इन्वेस्टर के लिए बैठे हैं, तो अगर हम ये नैरेटिव ठीक नहीं करें, उसको अपॉर्चुनिटी को डील नहीं करें, तो फिर तो बहुत बड़ा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल नैरेटिव, दोनों साइड का नैरेटिव रखना बहुत जरूरी है संदीप जी, और दोनों साइड की बातें रखना बहुत जरूरी है। और तो मैं जब पैनिक हो तो उसको संभालना भी जरूरी है। बिल्कुल, ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी है टू गो ऑल आउट एंड बाय बैंकिंग एक्सपोजर इन योर पोर्टफोलियो। चलिए, ये बहुत बड़ी हेडलाइन अभी की कि बैंकिंग में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिली इस इवेंट की वजह से, और बैंकिंग में रिस्क नहीं है। ये संदीप जी का भी। संदीप जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू अनुज। थैंक यू।